बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 स्कोप मैनेजमेंट और लेक्चर नंबर 7 क्रिएट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। आज हम इसको डिस्कस करेंगे। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के इनपुट, टूल, टेक्निक एंड आउटपुट आप देख रहे हैं। इसको हम जो स्कोप मैनेजमेंट जो हमारा नॉलेज एरिया है उसका ही अगला प्रोसेस है। पहले हमने देखा था कि कलेक्ट रिक्वायरमेंट्स था, डिफाइंड स्कोप था, उसके बाद अभी हम आ रहे हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर पे। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है और इसको हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसको आज हम डिस्कस करेंगे। इनपुट आप इसके देख लें, टूल, टेक्निक और आउटपुट, ये इसके ITTOs हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर हम पूरे प्रोजेक्ट को, इस टूल को हम स्कोप को क्लियरिफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। हम प्रोजेक्ट को ब्रेक डाउन करते हैं इनटू मैनेजेबल पीसेस में, उसको जो जो छोटे छोटे डिलीवर्स में उसको डिफाइन करते हैं। हम एक एक्टिविटी लिस्ट क्यों नहीं यूज़ करते? हम कहते हैं यार आपने ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर क्यों यूज़ किया? अक्सर हमारी बेस मैनेजमेंट में होती है, एक अगर हम लिस्ट दे दें, टू डू लिस्ट हम मेंशन करते हैं, और एक वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? हम इसको क्यों प्रेफर कर रहे हैं? देखिए, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो है वो आपको पूरे प्रोजेक्ट का एक विजन देता है कि यार पूरे प्रोजेक्ट की पिक्चर क्या है, कौन कौन से डिलीवर्स इसमें नज़र आ रहे हैं, जो कि लिस्ट आपको नहीं बताती। लिस्ट आपको सिर्फ जो है आपको टास्क बता रही होती है कि ये टास्क है। देखिए, लिस्ट फेल टू ब्रेक डाउन द लार्ज प्रोजेक्ट इनटू कंपोनेंट्स इनटू स्मॉलर। हमें कंपोनेंट्स नहीं बताएगी कि कौन सा टास्क किसको जो फुलफिल कर रहा है, किस डिलीवरेबल्स को, ये उसके अंदर ड्रॉबैक होता है। अब ये जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसमें आपको पूरी टीम का इनपुट चाहिए होता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेज ज़रूर कर सकता है, कुछ सॉफ्टवेयर ज़रूर यूज़ करेगा वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के लिए, लेकिन उसको जो जो इनपुट आएगा वो टीम से और स्टेक होल्डर से आएगा, जिन्होंने एक्चुअली उस पर काम करना है। हमारे पूरे प्रोजेक्ट की जो पिक्चर है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से क्लियर हो जाती है, जिसमें हमारे पास जो रिस्क के फैक्टर होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। हमारे पास एक्टिविटीज लिस्ट ये नहीं बताती कि ये एक्टिविटी का इम्पैक्ट किस किस एक्टिविटी पे पड़ सकता है, और उसमें हमें जो प्रॉब्लम आती है एस्टिमेट्स के अंदर और मैनेजमेंट करने में भी उसको प्रॉब्लम आएगी एक्टिविटी लिस्ट के अंदर। हमारा प्रोजेक्ट है मोर अंडरस्टैंडेबल हो जाता है, हमारी कम्युनिकेशन उससे क्लियर हेल्प आउट करता है कम्युनिकेशन को भी, कि कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग होती है हमारे प्रोजेक्ट के रिलेटेड। हमारे पास इंटर 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 जो डिपेंडेंसीज है वो क्लियर हो जाती हैं। इसके एक दूसरे इंतहाई इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो कि एक्टिविटी लिस्ट नहीं बताती, लिस्ट इंटर डिपेंडेंसीज नहीं बताएगी, लेकिन वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर वो आपको बताएगा। हमारा पर्पस क्या है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से? WBS हम इसे कहेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को। ये कम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को सिंप्लीफाई करेगा, हमारे प्लानिंग को हेल्प आउट करेगा, कॉस्ट और ड्यूरेशन और बजट उसको एस्टिमेट करने में हमारी हेल्प करेगा, टाइम के एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक करना है उसमें हमें हेल्प आउट करेगा, नेटवर्क और कंट्रोल प्लान को कैसे इनिशियलाइज करना है, कैसे बनाना है, उसमें हेल्प आउट करेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिसोर्स असाइनमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है हमें ये। डुप्लीकेशन इंतहाई क्लियर हो जाती है, एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारे प्रोसेस हमें डुप्लीकेट हो जाती हैं मिस्टेकनली ह्यूमन एरर की वजह से किसी और, लेकिन यहाँ पे डुप्लीकेशन नियरली इम्पॉसिबल होती है, सब कुछ विजिबल होता है। एक कॉमन स्ट्रक्चर कोड सिस्टम हमें प्रोवाइड होता है, परफॉर्मेंस को मेजर करना आसान हो जाता है, हमें ट्रैक करना आसान हो जाता है हमारा प्रोजेक्ट इस वक्त कहाँ पड़ा हुआ है। हमें प्रोजेक्ट को कहाँ तक ब्रेक डाउन करना है? देखिए, उस लेवल तक करना है कि उसके जो डिलीवर्स हों मैनेजेबल हों, इंडिपेंडेंट हो और इंटरेक्टेबल हो और मेजरेबल हो, ये उसका क्राइटेरिया होता है। आपने कहाँ तक उसको ब्रेक डाउन करना है। अब देखिए, मैनेजेबल देखें, मैनेजेबल में स्पेसिफिक ऑथोराइजेशन हम देख सकते हैं, उसके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट होती है, ये ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है, और ये रिसोर्स ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर है। इसको हमने ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को शायद हमने स्टेक होल्डर में डिस्कस कर लिए। रिसोर्स जो नॉलेज है रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें हम रिसोर्स ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे। ये है एक्चुअली पिक्चर उसकी वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की। हमारे पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट के फेज़ हैं, फेजेस, या उसका कोई डिलीवरेबल्स है इंपॉर्टेंट, जो मेजर एक डिलीवरेबल्स भी हो सकता है। प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट का सब प्रोजेक्ट, और उसके सब प्रोजेक्ट में भी आगे और भी प्रोजेक्ट के कंपोनेंट्स होते हैं। फेजेस में हम डिलीवरेबल्स, उन डिलीवरेबल्स के फर्दर डिलीवरेबल्स, और उन डिलीवरेबल्स के अंदर वर्क पैकेजेस, जैसे हम देखें इसकी कंप्लीट पिक्चर इसी तरह होगी। और हर जो पॉइंट है, हर स्टेज पे हमने एक नंबर रखे, नंबरिंग सिस्टम, ये हमें बहुत हेल्प आउट करती है डॉक्यूमेंटेशन में, और मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है नंबरिंग सिस्टम। देखिए, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी पिक्चर
या इसका लेआउट कुछ इस तरह होगा कि प्रोजेक्ट बनाएं, उसके फेजेस बनाएं, उसके डिलीवर्स रखने आपने वो रखना। डिलीवर्स के अंदर फर्दर हम जाते हैं, ये 3.1 3.2, उसके डिलीवर 4.1 है, ये सॉरी 3.1 3.2 डिलीवर्स के अंदर वर्क पैकेजेस आते हैं। वर्क पैकेज के बाद वर्क एक्टिविटीज़ आएंगी। तो ये तरीका होता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को डिफाइन करने का, टोटली कस्टमाइज है। वैसे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की क्रिएशन में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें कस्टमाइज है, ऑप्शन है, एज पर योर प्रोजेक्ट। अपने प्रोजेक्ट की नेचर को देखते हुए आप उसके लेवल और डिटेल तक जा सकते हैं। इसमें बताना मैं ये चाह रहा था कि इसमें आप फेजेस रख सकते हैं, डिलीवरेबल रख सकते हैं और सब प्रोजेक्ट को डिफाइन कर सकते हैं टॉप टू बॉटम अप्रोच तक। अभी ये प्रैक्टिकल देखें, कंस्ट्रक्शन का कोई प्रोजेक्ट एग्जांपल के तौर पर लिए, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, उसके जो फेजेस हैं, टॉप फेजेस हैं, या 1.2 1.3 1 से स्टार्ट लिया, आप यहाँ पे 1.1 भी रख सकते हैं, लेकिन 1 वो ऊपर रखा है तो 1.2 यहाँ रखें, 1.3 4 5 6 टिल 9 इसके मेजर फेजेस होंगे। और हर फेज़ को हम फर्दर ही उसको जो फर्दर है उसको हम ड्रॉप डाउन करें, ब्रेक डाउन करके उसको फर्दर हम इलिस्ट्रेट करें। अभी यहाँ पे एक चीज़ आपको बहुत वाज़ेह नज़र आ रही है कि मेरा जो टॉप प्रोजेक्ट है, किसी भी टीम मेंबर को, किसी भी स्टेक होल्डर को अगर आप ये पिक्चर दिखाते हैं तो वो अपने प्रोजेक्ट को, उसके जितने भी जो फेजेस हैं, जो स्कोप है, जो उसके डिलीवरेबल्स हैं, वो इंतहाई कंप्लीट वाज़ेह नज़र आ रहे हैं सारे कि इसके कौन कौन से डिलीवरेबल्स हैं। ये जो स्टेज होता है ये वर्क पैकेज कहलाया जाता है, फाइनली वर्क पैकेज होता है। और इसका जो टॉप लेवल होता है, इस लेवल पे हम डिलीवरेबल डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पीछे हमने देखा, ये हमारे पास एक फेज़ है टॉप लेवल पर, उसके डिलीवरेबल्स हैं। और किसी भी डिलीवर का फर्दर सब डिलीवर भी हो सकता है। 2.2 2.2.1 पे है, फिर 2.2.2 है, ये अदर से एक डिलीवर को हम फर्दर डिलीवर, और फाइनल जो होगा उसको हम वर्क पैकेज कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे फाइनली हमारे पे वर्क पैकेजेस हैं और उसके डिलीवर्स हैं टॉप लेवल के। तो इस तरह हम डिफाइन करेंगे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को, क्लेरिफाई इलस्ट्रेट इस तरह करना है उसको, वर्क ब्रेकडाउन अपने प्रोजेक्ट के स्कोप को। जो इसकी जो इम्पोर्टेंट बात है वो हम देखते हैं कि द टॉप लेवल डिस्क्राइब द नेम। जैसे हमने कहा था, ऊपर सबसे पहले हमारे पास प्रोजेक्ट का नेम होगा कि टॉप के ऊपर अपने प्रोजेक्ट का नाम रखना है सबसे पहले लेवल के ऊपर। और नेक्स्ट लेवल पर उसके जो डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के फेजेस हैं वो आप मेंशन कर सकते हैं। सब्सिक्वेंट जो है हम जाते हैं डिलीवरेबल्स पर। फाइनल हमारे पास जो डिलीवरेबल होता है हम उधर तक जाएंगे कि यार हमारे पास जो एक डिलीवरेबल आएगा, जब ये 1 2 3 कंप्लीट होंगे तो हमारे पास ये एक वर्क पैकेज और ये जो है हमारे पास एक जो डिलीवरेबल मेजर फेज़ ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह एक दूसरा फेज़ है, उसके ये जो है हमारे पास डिलीवरेबल्स होंगे, जब ये कंप्लीट हो गए तो ये फेज़ का कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह होगा। आपको वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्या करता है, अलाउ करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोजेक्ट को इनटू पीसेस, जो कि हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम इसके इंडिविजुअल फेजेस को हम रिसोर्स असाइन करके उसको मैनेज करना, कंट्रोल करना और प्लान करना आसान हो जाता है हमारे लिए। हम डिकम्पोजिशन कर सकते हैं, टॉप टू डाउन, टॉप टू बॉटम जाते हैं और बॉटम टू अप भी जा सकते हैं। टॉप डाउन अप्रोच भी कर सकते हैं और बॉटम अप अप्रोच भी है। ये आपकी जैसे इंडस्ट्री में जो स्टैंडर्ड चल रहे हैं, जो रूल चल रहे हैं, उस तरह भी कर सकते हैं और कोई टेम्पलेट को भी आप जो है उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर में एक्टिविटीज़ नहीं देखनी, यहाँ पे हमने डिलीवरेबल्स देखते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं डिलीवरेबल्स की। WBS इज़ डिलीवरेबल ओरिएंटेड, नॉट एक्टिविटी ओरिएंटेड। एक्टिविटी या एक्शंस को यहाँ नहीं देखेंगे, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। और जो टाइम मैनेजमेंट, स्केजल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका पहला स्टार्टिंग पॉइंट ही एक्टिविटी से होगा। उसको स्कोप के साथ मत मिलाइए, हम स्कोप के अंदर सिर्फ डिलीवरेबल तक जाएंगे, उसको देखेंगे। कंप्लीट स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूड प्रोजेक्ट में एफर्ट इंक्लूड एज वेल। इसके अंदर हमने एक बात मेंशन करें कि प्रोडक्ट को भी डिफाइन करें और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी, दोनों को एफर्ट को इसके अंदर इंक्लूड कीजिए। पूरी कोशिश इस बात की करें कि प्रोडक्ट को और प्रोजेक्ट को दोनों के एफर्ट इसमें इलस्ट्रेट किए जा रहे हैं। 100% रूल क्या होता है इसको देखते हैं। हमारा एक प्रोडक्ट है बाइसाइकिल, उसके फर्दर कंपोनेंट्स हैं 1.1 1.2 1.7 तक, ये इसके कंपोनेंट है। फिर 1.1 के अंदर फर्दर कितने कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर ये कंपोनेंट्स हैं। उन कंपोनेंट्स की टोटल वैल्यू कितनी बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कहते हैं 15 हम कैसे कंप्लीट करेंगे, 7 यहाँ से, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से।
ठीक है, अगले है क्रंच सेट। क्रंच सेट कितने का होगा? 5 पॉइंट्स के साथ। व्हील सेट कितना है? व्हील सेट है 30 हम कैसे कंप्लीट करेंगे? 13 यहाँ, 17 यहाँ। ठीक है, 5 सेट यहाँ से हमारे पास ब्रेक सिस्टम का आएगा, शिफ्टिंग सिस्टम में 5 सिस्टम। जब हम इन सब को सम अप करें तो हमारे पास 100% प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए। यहाँ पर भी इसी तरह इसके डिलीवरेबल्स जितने भी हैं लेवल 3 पर, लेवल 1 100% प्रोडक्ट एक प्रोडक्ट है, लेवल 2 सम अप कीजिए वो भी 100% कंप्लीट हो गया, लेवल 3 डिलीवरेबल्स पे आ जाते हैं, उसको जब हम सम अप करते हैं तो हमारे पास 100% आ जाए। इसे कहते हैं 100% रूल। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जब हम काम कर रहे हैं उस पर, तो हर लेवल को, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 और लेवल 4 जितने लेवल हैं, जब आप उसको सम अप करें तो हमारे पास अल्टीमेट यही प्रोडक्ट आए। यानी कि अगर हम जब लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से, तो दोनों की वैल्यू 100 आनी चाहिए। ये प्रोडक्ट कंप्लीट हो रहा है हमारे पास, यहाँ पर भी कंप्लीट हो रहा है, और उसके अलावा जो इन द मिडल जितने भी लेवल्स आ रहे हैं उनको आप सम अप करते हैं तो वो भी 100 लेवल आ रहे हैं। तो ये आपका एक परफेक्ट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की ये रूल रहेगा। गाइडेंस देखते हैं आपको किन किन बातों का ख्याल रखना है। जो जो इसको क्रिएशन में जो रिकमेंडेशन है वो भी यहाँ डिस्कस करते हैं। ये जो क्रिएशन है प्रोजेक्ट मैनेजर की जिम्मेदारी है, वो ज़रूर क्रिएट करेगा, लेकिन उसके इनपुट लेंगे उसके टीम से और स्टेक होल्डर से। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। प्रोजेक्ट मैनेजर ज़रूर वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, लेकिन इनपुट होगी टीम की जिन्होंने एक्चुअल काम करना है उस पर, और उसके स्टेक होल्डर्स पे। हर जो लेवल होगा वो जो प्रीवियस उसका ब्रेकडाउन होगा, जो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के जो प्रीवियस लेवल है उसका ब्रेकडाउन होगा नेक्स्ट लेवल। जो एंटायर प्रोजेक्ट शुड बी इंक्लूडेड हाईएस्ट लेवल। जितना हम जिस तरह ऊपर जा रहे हैं, ऊपर अपर लेवल जो है हमारे पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन करेगी, उसकी जो पिक्चर है उसको क्लियर करेगी। अच्छा, वर्क ब्रेकडाउन इंक्लूड ओनली द प्रोजेक्ट डिलीवर्स दैट आर रिक्वायर्ड, डिलीवर्स आर नॉट इंक्लूड। ठीक है, जो चीज़ हमारे पास वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर मेंशन है, जो जो डिलीवरेबल्स हैं हमने उसी पर काम करना है, वही हमारा प्रोजेक्ट है। जो चीज़ इंक्लूड नहीं है, जो चीज़ आपको इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रही, और आपने प्रोजेक्ट के एग्जीक्यूशन में अगर आप इन चीज़ों पे काम नहीं कर रहे तो डेफिनेटली आप आउट ऑफ स्कोप काम कर रहे हैं, जो आपको कॉस्ट ही पड़ेगा, जो आपके क्रैक्स आएंगे, जो आपकी वेरिएशन का जो सबब बनेंगे मेन वेरिएशन का। और वेरिएशन मज़ीद जो अगर ज़्यादा वेरिएशन होती है तो प्रोजेक्ट फेलियर की तरफ चली जाती है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि थ्रू आउट द लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन हमारी नज़र इसी पर होगी कि हमारी पूरी टीम, हमारा पूरा जो प्रोजेक्ट के जो प्रोसेसेस हैं, जो एग्जीक्यूशन है, वो इन्हीं चीज़ों पर चल रही हैं, इससे हट कर कोई चीज़ नहीं है। तो इसके अंदर हमने यहाँ पे ये ख्याल रखना है कि हम सिर्फ उन्हीं डिलीवर्स पे काम कर रहे हैं। तो डिलीवर्स कैसे होना चाहिए? रियलिस्टिक होने चाहिए और कॉन्फिडेंटली एस्टिमेट कर, वी शुड बी एबल टू कॉन्फिडेंटली एस्टिमेट द डिलीवर्स। डाउन लेवल के जो डिलीवर्स हैं तो रियलिस्टिक हों, और एस्टिमेशन में उनकी एस्टिमेशन, उनमें एक्टिविटी कितनी होगी, ड्यूरेशन कितनी है, कॉस्ट कितनी है, हर डिलीवर की उसको एस्टिमेट करना हमारे लिए आसान हो। कैन बी कम्प्लीटली एंड क्विकली, हम उसको डिलीवर की एस्टिमेट क्विकली कर सकें और विदाउट इंटरप्शन कर सकें उसकी एस्टिमेट, उसको कंप्लीट कर सकें किसी भी इंटरप्शन के अलावा, और विदाउट द नीड ऑफ फर्दर इंफॉर्मेशन, मज़ीद हमें उसके लिए इंफॉर्मेशन की ज़रूरत ना हो। और किसी सेक्शन को हम आउटसोर्स भी कर सकते हैं। इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि इसका कुछ सेक्शन जो है हम इंटरनल काम करेंगे इस पर, और कुछ सेक्शन जो वो हम आउटसोर्स काम करेंगे, वो भी हम यहाँ डिफ़ाइन कर सकते हैं। नंबरिंग सिस्टम देखें, नंबरिंग सिस्टम इसके बारे में एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आते हैं। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इंतहाई इंपॉर्टेंट पार्ट है स्कोप मैनेजमेंट का। इसको आपने ज़रा तवज्जो से देखना है बुक के अंदर भी कि जो हम नंबरिंग सिस्टम क्यों देते हैं। देखिए, हर लेवल का जो नंबर सिस्टम है, हर लेवल पर उसको एस्टीमेट करना हमारे लिए आसान हो जाता है। किस वर्क पैकेज पे कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, किस लेवल पे कितना टाइम और कितनी कॉस्ट लगेगी, टाइम एंड कॉस्ट हम उसको पर एस्टीमेट करते जाते हैं हर लेवल पर, और उसे कहते हैं कंट्रोल अकाउंट। ये जो येलो कलर दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं कंट्रोल अकाउंट या प्लानिंग पैकेज, दोनों एक ही चीज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं, प्लानिंग पैकेज या कंट्रोल अकाउंट। और जो ये ग्रे जो वाइट एरिया है इसे कहते हैं वर्क पैकेज। ये हमारे पास वर्क पैकेज है, इनको जब हम सम अप करते हैं, इन सबको सम अप करते हैं तो हम आते हैं कंट्रोल अकाउंट पे। यहाँ पे हमारे पास चेक पॉइंट्स लगेंगे, चेक पॉइंट्स। तो इस तरह आप इजीली समझ सकते हैं कि मॉनिटरिंग एंड कंट्रोलिंग में हम जो चेक पॉइंट्स देख रहे हैं कि किस हमारे वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के किस एरिया में हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ रही है, या हम काफ़ी क्लोज हैं अपने एस्टीमेट से, रियलिस्टिक हैं, या हम स्लिप कर रहे हैं हमारा जो प्रोजेक्ट है, तो हम क्विक डिसीजन ले सकते हैं।
पूरे प्रोजेक्ट पे हम इंतज़ार नहीं करेंगे यार ये सारा प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा तब हम यहाँ जाके चेक करेंगे कि आया हमारा प्रोजेक्ट टाइम कॉस्ट एस्टीमेट्स हमारे कितने वेरिएशन पे, नहीं, वो उस टाइम तक काफ़ी देर हो जाएगी। पीएमआई आपसे ये कह रही है, मैं बात को समझाने की फिर से कोशिश करता हूँ कि जो वर्क पैकेजेस हैं आपके पास, जो कंट्रोल अकाउंट, वर्क पैकेज को जब सम अप करके कंट्रोल अकाउंट बनाएं, अपने वर्क पैकेजेस को सम अप करके कंट्रोल अकाउंट बनाएं और उसके ऊपर टाइम का और कॉस्ट का चेक लगाएं, हर कंट्रोल अकाउंट पे टाइम कॉस्ट का चेक लगाएं और उसको जैसे ही वो डिलीवरेबल्स कंप्लीट होता है तो हम फ़ौरन उसके साथ मेजर करते हैं साथ साथ कि हमारे टाइम और कॉस्ट एक्सीड तो नहीं कर रहे, हमारे पास जो लिमिट है, जो हमारा थ्रेश होल्ड है उससे एक्सीड तो नहीं कर रहे, कुछ ज़्यादा वेरिएशन पे तो नहीं आ रहे, वेरिएंस कितना ज़्यादा है। एक लेवल तक हम एक्सेप्ट करते हैं वेरिएंस, डेफिनेटली 100% एक्यूरेट हम नहीं जा सकते एस्टीमेट के, एक लेवल तक हम उसके वेरिएंस को सफ़र कर सकते हैं, बेयर कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हमने थ्रेशहोल्ड डिफाइन किए होंगे। ये जो टॉपिक, ये कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट जो स्केजल मैनेजमेंट है उसमें भी डिस्कस करेंगे। थ्रेशहोल्ड आपने कितना रखना है, कितना एक्सेप्टेबल लेवल है, उसको वो भी डिफाइन करके उसके साथ हम वर्क जो कंट्रोल अकाउंट्स है उसको हम मेजर करेंगे साथ साथ। तो नंबरिंग सिस्टम हमारी इसमें हेल्प आउट करती है साथ साथ इसके अंदर, और बाकी डॉक्यूमेंटेशन में हमें हर पैकेज का पता होता है कि ये किस पैकेज की बात हो रही है। अच्छा अच्छा, ये वर्क पैकेज, वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर की कुछ और हम चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, कंट्रोल अकाउंट टूल दैट अलाउ यू टू कलेक्ट एनालाइज, कंट्रोल अकाउंट जैसे मैंने बात की, ये कंट्रोल अकाउंट है, ये हमारे पास एक टूल है जिससे हम कंट्रोल अकाउंट पे इस लेवल पर आके हम क्या करते हैं, हम एक टूल है चेकिंग का, चेक एंड बैलेंस का, तो अपनी परफॉर्मेंस चेक करते हैं, स्केजल, कॉस्ट और स्कोप। ये इतना परफेक्ट टूल है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर जो आपको तीन चीज़ें बताता है कि आपने एस्टीमेट, तीन चीज़ों के एस्टिमेशन में काफ़ी हेल्प करता है। एक है स्कोप मैनेजमेंट, एक है टाइम मैनेजमेंट, एक है कॉस्ट मैनेजमेंट। तीनों को मिला के जो एक बेसलाइन बनती है उसको कहते हैं वर्क परफॉर्मेंस बेसलाइन। तीनों की जो बेसलाइन है वो कहलाती है वर्क परफॉर्मेंस बेसलाइन। तो वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से हम वर्क परफॉर्मेंस बेसलाइन को कॉन्स्टेंटली मेजर करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं। अच्छा, कंट्रोल अकाउंट प्रोवाइड अ वे टू मैनेज कंट्रोल कॉस्ट, इस पर हमने बात कर ली, वही वर्क कंट्रोल अकाउंट्स की बात हो रही है। अच्छा, हर जो वर्क पैकेज है वो किसी एक कंट्रोल अकाउंट को असाइन होना चाहिए मतलब डिफरेंट कंट्रोल अकाउंट को नहीं, हर पैकेज एक कंट्रोल अकाउंट को, ये रिकमेंडेशन है। बाकी आपके अगर अपने प्रोजेक्ट की जो नेचर जिस तरह भी है, जो आपको ठीक लगता है आप उस तरह भी काम कर सकते हैं, ये रिकमेंडेशन है। वैसे इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, लेकिन ये कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि आप वर्क पैकेज को, हर वर्क पैकेज को एक ही कंट्रोल अकाउंट के साथ एसोसिएट कीजिए। as was in the team break down the work from the work and schedule activities। नेक्स्ट टॉपिक जो स्केजल मैनेजमेंट में, उसमें हम वर्क पैकेज से जंप करेंगे, इससे आगे हम बात करेंगे वर्क पैकेज से। यहाँ पे स्कोप मैनेजमेंट में हमने बात सिर्फ यहाँ तक करनी है, स्कोप मैनेजमेंट में आपने इससे आगे की बात नहीं करनी। इससे आगे की बात जो है वो नेक्स्ट चैप्टर में होगी, जिससे हम कहते हैं एक्टिविटीज़ को, स्केजल एक्टिविटीज़, वो नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी। हमने एक्टिविटीज़ को नहीं बात करनी, हमने वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर हमने सिर्फ वर्क पैकेज की बात करनी है फाइनली, जो कि स्कोप मैनेजमेंट में। अब वर्क पैकेज की अक्सर क्वेश्चन करते हैं या क्या रिकमेंडेड है, आप वर्क पैकेज होना कितना चाहिए। वैसे एक रफ सा एस्टीमेट दिया जाता है कि अगर आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट है तो वर्क पैकेज 4 to 40 आवर का होना चाहिए, इसकी कंप्लीशन में 4 to 40 आवर लगे। मीडियम साइज प्रोजेक्ट है तो 8 to 80 आवर्स लगे, और लार्ज प्रोजेक्ट है तो उसका एक वर्क पैकेज 300 आवर्स तक भी जा सकता है। बट इट टोटली डिपेंड ऑन योर प्रोजेक्ट, द नेचर ऑफ योर प्रोजेक्ट। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल, स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप इसी को फॉलो करें कि आपका वर्क पैकेज इतना हो। ये रिकमेंडेड वैसे सजेशन है, एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए ये रेंज हो, मीडियम साइज़ के लिए इतने आवर्स का होना चाहिए, और लार्ज प्रोजेक्ट यहाँ तक जा सकते हैं। पीएमओ जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ऑफिस है, उनको जो है इनकरेज करना चाहिए टेम्पलेट्स के लिए, ऐसा परफेक्ट टेम्पलेट हो जो बाकी प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए या बाकी प्रोजेक्ट्स के लिए उसको एम्बेड करना, अपने प्रोजेक्ट में लाना आसान हो जाए। वर्क ब्रेकडाउन डिक्शनरी, ये कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। अगर मैं आपके सामने ये अपने पूरे प्रोजेक्ट की फॉर एग्जांपल ये वाली या दूसरी पिक्चर रखता हूँ, ये वाली, हम इस पे काम करना चाह रहे हैं जी, 1.1 ये, 1.2 इस तरह, 1.3 इस तरह, उसके ये फर्दर, ओके फाइन, सो व्हाट। अब हम ये क्वेश्चन है यहाँ तक आते हैं, इसकी कितनी, कौन करेगा इसको, कितनी कॉस्ट होगी, ये स्टार्ट कब होगा,
इसकी प्रेडिसेसर एक्टिविटी कौन सी है, डिपेंडेंसी, इसके अंदर कितना टाइम लगेगा, इसकी कॉस्ट कितनी होगी, इसको आउटसाइडर करेंगे या इनसाइडर करेंगे, इसको स्टार्टिंग डेट कौन सी है, फिनिश डेट कौन सी है, इसका कंट्रोल अकाउंट कहाँ जाके बनेगा। ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं क्लियर होती। ये अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो इस पिक्चर के अंदर ये इंफॉर्मेशन नहीं है। ये करेगा कौन, किस वक्त करेगा, इसके डिलीवरेबल की डिस्क्रिप्शन क्या है, टोटल डिस्क्रिप्शन, इसके प्रेडिसेसर कौन सा होगा, इससे पहले कौन सी एक्टिविटी होगी, इसके बाद कौन सी एक्टिविटी, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। वो हम जाके वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर डिक्शनरी में डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपने हर पैकेजेस को देखें, कंट्रोल अकाउंट नंबर, वर्क पैकेज नेम और उसका नंबर, साथ में डेट ऑफ आपका कोई अपडेट आई है तो वो देख लें, ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल कौन है वो देखें, इसकी डिस्क्रिप्शन, वर्क इन्वॉल्व कौन क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या होगा वो क्या है, इजम्पशंस क्या है इसके बारे में और कंस्ट्रेंट्स क्या है, कोई क्वालिटी मैट्रिक्स इसके साथ रिलेट की गई है, टेक्निकल रिसोर्सेज को डॉक्यूमेंट का रेफरेंस है, कौन कौन से रिस्क हैं इसके साथ, कौन से रिसोर्सेज असाइन हुए हैं, ड्यूरेशन इसकी कितनी होगी, और स्केजल माइलस्टोन्स कौन कौन से होंगे, इसके कॉस्ट कितनी होगी, ड्यू डेट कितनी है, इंटरडिपेंडेंसीज बिफोर द वर्क पैकेज, आफ्टर द वर्क, प्रेडिसेसर जो सक्सेसर की बात कर रहा हूँ कौन कौन से हैं वो यहाँ जाके हम इस डिक्शनरी में डिफाइन करेंगे। अब जाके हमारी ये पिक्चर क्लियर हो जाती है कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं, जिस वर्क पैकेज की, जिस कंट्रोल अकाउंट की और जिन डिलीवरेबल्स की बात कर रहे हैं, और वो हमारे पूरे प्रोजेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं, अब उसको समझना आसान हो जाएगा। हर पैकेज को हम अपने जो हमारे टीम मेंबर हैं उनको हम वर्क पैकेज भी असाइन करेंगे, अलॉन्ग विद दैट उनको डिक्शनरी भी उसके साथ देंगे। ये इसकी डिक्शनरी सारी डिटेल उसके साथ ये है। ये चीज़ हमें क्लियर करती है वर्क पैकेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, और इसका जो मेजर फ़ायदा प्रिवेंट द स्कोप क्रीपिंग, स्कोप क्रीपिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इसमें कि आप आउट ऑफ स्कोप चीज़ों पे काम ना करें। लिस्ट द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर डिलीवर्स, डिलीवर का एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया कौन सा है उसको लिस्ट डाउन किया जाता है। वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर इज़ अ पार्ट ऑफ वर्क ऑथराइजेशन, कौन सा वर्क, कौन सा काम पहले स्टार्ट होगा, कौन सा बाद में स्टार्ट होगा, इसे कहते हैं वर्क ऑथराइजेशन। ये भी उसी का पार्ट है वर्क ब्रेकडाउन। इसी को देखते हुए हम डिसाइड करेंगे पहले कौन सा काम करना है, बाद में कौन सा काम करना है। फाइनल आइटम्स जो है स्कोप बेस लाइन के वो भी यहीं पर डिफाइन हो जाती हैं वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के अंदर। ये उसके फ़ायदे, कुछ जो एडवांटेजेस हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। मेन चीज़ जो है हमारी स्लिपेज नहीं होती, जैसे हमने बात की हम आउट ऑफ स्कोप चीज़ों पे काम करने से बच जाते हैं। प्रोवाइड द टीम मेंबर विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिलीवर विल फिट इनटू ऑल प्रोजेक्ट, हमारी पिक्चर के हर जो पार्टिसिपेंट है, हर टीम मेंबर को अपने पार्ट का पता होता है कि मेरे पूरे प्रोजेक्ट में मेरी इंपॉर्टेंस, मेरे काम की इंपॉर्टेंस क्या है, उसका अगली एक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा, ये चीज़ क्लियर हो जाती है। कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करती है, स्टेक होल्डर एक्सपेक्टेशन मीट करने में काफ़ी हेल्प आउट करता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन आसान हो जाती है, और चेंजेस को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। हम कहते हैं इससे हम डिफाइन कर सकते हैं कि आपके जो प्रोजेक्ट के एक डिलीवरेबल्स पे या एक कंट्रोल अकाउंट को अगर हम चेंज करते हैं तो उससे पूरे प्रोजेक्ट पे कितना इफेक्ट पड़ता है, इसे हम उसको देख सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। जो चीज़ कंप्लीट करनी है हमने पूरी टीम के एक्सपीरियंस को उसी के ऊपर फोकस करना है, हमने क्या कंप्लीट करना है उसी के ऊपर फोकस रखें। बेसिक एस्टिमेशन आसान हो जाती है, किस वर्क पैकेज पे कितना कॉस्ट, कितनी टाइम, कितनी रिसोर्स, कितने जो एस्टिमेट्स आते हैं रिसोर्सेज, उसको प्रोवाइड करना, उसको एस्टिमेट करना आसान हो जाता है। हमें ये प्रूफ देना आसान हो जाता है कि कितने रिसोर्सेज, कितना फंड और कितना टाइम लगेगा एक वर्क पैकेज पे। हमें हेल्प विद प्लानिंग एफर्ट एंड एस्टेब्लिश एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर, इसमें हेल्प करता है हमें जो कंट्रोल अकाउंट को स्टेबल करना और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए बहुत बेस्ट टूल है, हाईली रिकमेंडेड है पीएमआई की तरफ से कि आप हर प्रोजेक्ट में वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर को ज़रूर इंक्लूड कीजिए। हम इसके अंदर आइडेंटिफाई मोर रिस्की बाय एग्जामिनिंग वर्क एट वर्क लेवल, ठीक है, इसको हम डिस्कस करेंगे। जो रिस्की प्रोजेक्ट जो पैकेज कौन कौन से हैं वो हम स्केजल मैनेजमेंट में देखेंगे कि किस तरह होगा, लेकिन इसी में हमें हेल्प आउट करता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर। जो रिस्की वर्क पैकेजेस लेवल हैं उसको हम वो आसानी से आइडेंटिफाई हो सकते हैं। अब स्कोप
रिक्वेस्ट कैन री एवेल्यूएट अ टूल कैन प्रिवेंट द स्कोप क्रीपिंग। वो जो हमने शुरू में बात की कि स्कोप क्रीपिंग हम इससे बच सकते हैं वर्ब ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर से। तो ये एक इंतहाई इंपॉर्टेंट जो नॉलेज प्रोसेस एरिया ही हमारे पास क्रिएट वर्ब ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, इसलिए मैंने इसको सेपरेट रखा है कि इसको आपने बहुत तसल्ली से और इसको प्रैक्टिकली भी अपने प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिए और थ्योरेटिकली भी इसको सारे इसके जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जो रिकमेंडेशन है पीएमआई की तरफ से, इस लेक्चर के बाद अगर बुक पढ़ेंगे आपको इसको समझना आसान हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर।